नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 11 से लेकर के 18 तक और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 सेक्शन 19 से लेकर के 28 ए तक, जो बताता है इसकी अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 19 क्या है। न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। इसमें ये बताया गया है कि कौन से न्यायालय में कोई भी अर्जी, चाहे वो विवाह विच्छेद के लिए हो, चाहे वो दाम्पत्य अधिकारों के लिए प्रत्यास्थापन के लिए हो, चाहे वो न्यायिक पृथक्करण के लिए हो, वो कौन सी न्यायालय में उपस्थापित या कौन सी न्यायालय में वो अर्जी डाली जाएगी। तो इसमें दिया हुआ है आवेदन जिला न्यायालय में किया जा सकेगा। तो आवेदन जो है वो जिला न्यायालय में किया जा सकेगा, जहाँ कहाँ पे किया जाएगा। पहला है विवाह हुआ था, जहाँ विवाह हुआ था। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों पक्षकारों के बीच में विवाह हुआ था वहाँ के जिला न्यायालय में अर्जी डाली जा सकेगी। दूसरा है प्रत्यर्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है। प्रत्यर्थी मतलब रिस्पोंडेंट, मतलब जिसके विरोध में करना है। अगर वाइफ कर रही है तो वहाँ जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है, अगर हस्बैंड कर रहा है तो वहाँ पर जहाँ पर वाइफ रह रही है। तो जहाँ पर वो जो है जब अर्जी के पेश किए जाने के समय वो जहाँ पर निवास कर रहा है वहाँ के जिला न्यायालय में अर्जी डाली जा सकेगी। तीसरा है विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया हो। जहाँ पर दोनों पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया हो वहाँ के जिला न्यायालय में डाली जा सकेगी। और फोर्थ है यदि पत्नी अर्जीदार है, अगर अर्जीदार पत्नी है उस स्थिति में जहाँ पत्नी निवास कर रही है वहाँ भी अर्जी की जा सकेगी। तो ये हो गया सेक्शन 19। अब चलिए देखते हैं इसके आगे का सेक्शन। तो सेक्शन 20 और 21 जो है और 21A ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा जाते हैं हम 21B पे। तो चलिए ये देखते हैं, इसमें दिया हुआ है अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें दिया है जो अर्जी के विचारण है या उसका निपटारा, वो उससे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है कार्यवाही दिन प्रतिदिन चलेगी। ठीक है, तो कोई भी अर्जी डाली जा रही है, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए हो, इसकी कार्यवाही जो है दिन प्रतिदिन चलेगी। दूसरा क्या है, किसी भी अर्जी का सूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जब अर्जी की जा रही है, जब अर्जी डाली जा रही है तो उससे जो होता है उससे उस तारीख से 6 महीने के भीतर उसकी सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा है अपील की सुनवाई। अगर देखिए जैसे कोर्ट ने जैसे जो डिक्री दी, अगर उसकी अपील की जा रही है तो अपील की सुनवाई कब होगी, वो सूचना की तामील होने की तारीख से 3 महीने के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ दो बातें याद रखनी है। एक तो जो है जो कोई अर्जी है उसको कब समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, तो उसको 6 महीने के भीतर। अगर अपील है उस स्थिति में 3 महीने के भीतर उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगली धारा क्या है। तो सेक्शन 22 ये क्या कहता है, कार्यवाहियाँ कैसे होंगी। ठीक है, इसमें पहला है बंद कमरे में, कोई भी कार्यवाही है वो हमेशा बंद कमरे में होगी। दूसरी क्या है, कार्यवाही की किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्यवाही है उसको कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ना उसको कहीं भी मुद्रित किया जाएगा। मुद्रित मतलब प्रिंटिंग, उसको कहीं भी प्रिंटिंग नहीं किया जाएगा या फिर उसको कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जो कि मतलब डाइवोर्स या इससे रिलेटेड जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं उसको कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें दिया हुआ है कोई व्यक्ति किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से, जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अगर कोई ऐसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करता है तो 1000 रुपये तक के जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। यहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट होता है भरण पोषण। ठीक है, तो भरण पोषण में हमें 2 सेक्शन पढ़ना है, एक सेक्शन 24 और एक 25। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भरण पोषण क्या होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत वस्तुएं भरण पोषण कहलाती हैं। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जीवन निर्वाह के लिए, जिनके बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता, वो जो वस्तु होती है उनको भरण पोषण वो कहलाती हैं। इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या आता है, वस्त्र, अन्न, निवास स्थान और साथ ही साथ चिकित्सीय सुविधाएं जो होती हैं ये भी भरण पोषण के अंतर्गत आती हैं, जो इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के दिया हुआ है भरण पोषण। एक दिया है वादकालीन भरण पोषण और दूसरा है स्थायी भरण पोषण। इसकी बात करता है सेक्शन 24 और स्थायी भरण पोषण की बात करता है सेक्शन 25। वादकालीन भरण पोषण क्या है, जब जैसे कोई कार्यवाही चल रही है, जैसे मान लीजिए किसी ने पिटीशन डाला कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, तो उस दौरान या फिर न्यायिक पृथक्करण के दौरान या फिर जब डाइवोर्स की जो कार्यवाही चल रही है उस दौरान जो भरण पोषण दिया जाता है उसको बोलते हैं वादकालीन भरण पोषण। और स्थायी भरण पोषण जो स्थायी तौर पर दिया जाता है, जैसे कि डाइवोर्स हो गया उसके बाद जो स्थायी तौर पर दिया जाता है वो हो गया। तो इसको देख लेते हैं कि करके। सेक्शन 24 पहले देख लेते हैं, ये क्या है, वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय। ठीक है, जैसे
क्या है कि जैसे कोई पक्षकार है, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके, या फिर अगर वो कार्यवाहियों के व्यय भी नहीं खर्च कर पा रहा है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है, तो उस दौरान उसको भरण पोषण के लिए जो है वो जो एलिमनी दी जाती है, उसकी बात इसमें की गई है। तो दिया है इसमें वादकालीन भरण पोषण से तात्पर्य ऐसी भरण पोषण से होता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी चल रही प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है। और इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा है वाद तक। जब तक वो वाद चल रहा है तब तक ये जो है ये भरण पोषण दिया जाता है। किसको? पति या पत्नी को, मतलब दोनों को इसमें दिया जाता है। अगर हस्बैंड है, अगर उसके पास नहीं है तो पत्नी द्वारा दिया जाएगा, अगर पत्नी है तो हस्बैंड द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जेंडर बायस नहीं है ये कि हाँ बस सिर्फ पत्नी को या सिर्फ पति को है, इसमें दोनों को है ये। आधार क्या है इसके? पर्याप्त स्वतंत्र आय का न होना। ठीक है, जो उसकी संभाल और कार्यवाही की आवश्यक व्यय के लिए पर्याप्त हो। तो जिसका स्वतंत्र आय नहीं है कि जो अब वो खुद को संभाल सके या फिर कार्यवाही के लिए व्यय दे सके, उस स्थिति में वादकालीन भरण पोषण दी जाती है। प्रक्रिया क्या है इसकी? सभी तथ्यों की जांच करने के बाद न्यायालय पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, वाद के दौरान युक्त राशि प्रतिमाह देने का आदेश दे सकता है। चाहे हस्बैंड वाइफ को दे या वाइफ हस्बैंड को दे, जैसी भी स्थिति होगी न्यायालय ऐसा बोल सकता है कि युक्त राशि जो है उसको प्रतिमाह देने का आदेश दे सकता है। परंतु इसमें क्या बोला गया है? परंतु दिया है कार्यवाहियों के व्यय तथा कार्यवाही के दौरान मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथासंभव पति या पत्नी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अगर कार्यवाही के व्यय और कार्यवाही के दौरान मतलब जो मासिक राशि के संदाय के लिए जो आवेदन है उसको 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ठीक है, कार्यवाही भले ही उसमें दिया हुआ है कि वो 6 महीने तक चलेगी, लेकिन जो भरण पोषण की संदाय की बात है, अगर उसको जो है निपटाया जाएगा 60 दिन के भीतर, कि हाँ कि कितना कितना मासिक कितना जो है राशि देनी है या फिर किसको कौन देगा। ठीक है, ये बात जो है वो 60 दिनों के भीतर ही निपटाया जाएगा, इसमें लेट नहीं किया जाएगा। भले ही वो कार्यवाही 6 महीने तक चले या 2-4 महीने तक चले, लेकिन संदाय देने के बाद जो भरण पोषण किया गया उसको 60 दिन के भीतर ही निपटाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो सेक्शन 25 स्थायी भरण पोषण। ये कब दिया जाता है? संपूर्ण जीवन काल के निर्वाह के लिए दिया जाने वाला भरण पोषण स्थायी भरण पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। जैसे उसमें वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए था कि बस वो वाद तक, जब तक वाद चलेगा तब तक दिया जाएगा, लेकिन ये संपूर्ण जीवन काल के लिए है। और राशि क्या है इसमें? ये राशि जो है वो निश्चित नहीं है। किस प्रकार दिया जाएगा? तो इसमें 2 तरीके दिए हैं, या तो संपूर्ण राशि एक ही बार में दे दिया जाए या फिर मासिक दिया जाए, कि हर महीने मतलब कुछ कुछ जो राशि वो दिया जाए, या फिर संपूर्ण राशि जो है एक बार में दे दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इसमें न्यायालय की क्या प्रक्रिया है? संपूर्ण तथ्यों की जांच करने के पश्चात यदि न्यायालय को उचित लगता है तो वह स्थायी भरण पोषण की डिक्री दे सकता है और इस भरण पोषण के लिए उसे स्थायी संपत्ति पर भारित कर सकता है। स्थायी संपत्ति पर भारित मतलब इसमें जो न्यायालय अगर उसको उचित लगता है तो स्थायी भरण पोषण की डिक्री देगा और उसको स्थायी संपत्ति पर भारित करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड को देना है वाइफ को, तो वो देखेगा ना कि हस्बैंड की सैलरी कितनी है या फिर उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, तो इस पर वो भारित किया जाएगा। ऐसे मतलब जो कि टेम्परेरी चीजें हैं उस पर वो भारित नहीं की जाएगी, स्थायी संपत्ति पर उसको भारित किया जाएगा। और उसके बाद क्या है? यदि न्यायालय को आवेदन पर या स्व प्रेरणा पर भरण पोषण में परिवर्तन करना हुआ तो वह कर सकता है। या तो हस्बैंड वाइफ में से कोई आवेदन करे उसको परिवर्तन करने के लिए, या तो अगर उसको खुद से ऐसा लगता है स्व प्रेरणा से, अगर न्यायालय को स्वयं लगता है कि भरण पोषण में कोई परिवर्तन करना चाहिए तो वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बदलाव कब कब हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है 2 चीजें। पुनर्विवाह कर लिया है। ठीक है, अगर अगर जैसे हस्बैंड दे रहा है वाइफ को या वाइफ दे रही है हस्बैंड को भरण पोषण, और उनमें से उनमें उनमें जो है उसमें किसी ने विवाह कर लिया, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ को दे रहा था और वाइफ ने दूसरा विवाह कर लिया, पुनर्विवाह कर लिया उसने, तब उसको ये एलिमनी नहीं दी जाएगी, वो इस भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। तो इसमें न्यायालय जो है बदलाव कर देगा। दूसरा क्या है? पुनर्लैंगिक संबंध बना दिया है। अगर जो है वाइफ है या हस्बैंड है, अगर वो किसी और के साथ जो है अपना लैंगिक संबंध बना लेते हैं तो उस स्थिति में भी जो न्यायालय है वो भरण पोषण की में बदलाव कर सकता है। सेक्शन 26 इसमें आपत्तियों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में बताया गया है। देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्त व आपत्तियों की अभिरक्षा, अप्राप्त मतलब जो माइनर है, जो 18 ईयर्स से बिलो हैं, उनकी बात कर रहा है, ऐसे बच्चों की भरण पोषण और शिक्षा के बारे में उसकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसा बंद कर सकेगा जिन्हें न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनकी इच्छा के अनुकूल
वो निर्धारित करेगा न्यायालय कि हाँ उनकी भरण पोषण या शिक्षा अभिरक्षा किसके पास होनी चाहिए। इसमें नीचे एक परंतु दिया हुआ है, परंतु ऐसी डिग्री अभिप्राप्त करने के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक अप्राप्तव्य के भरण पोषण और शिक्षा की बाबत आवेदन को यथासंभव प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। इसमें भी वही बात की गई जैसे उसमें बोला गया था कि भरण पोषण की डिग्री को जो है कि कार्यवाही भले ही लंबी चले लेकिन भरण पोषण की डिग्री की जो संदाय की बात की गई थी उसमें भी उसमें सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर उसमें भी निपटाए जाने की बात थी। और सेम वैसी बात यहाँ भी की गई है कि कोई भी कार्यवाही लंबित रहने तक जो है, अगर कोई भी कार्यवाही जब तक चल रही है वो चले, लेकिन उसके भरण पोषण की और शिक्षा की बात जो होगी उसको प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील से 60 दिन के भीतर उसको निपटाया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेक्शन 27 क्या है। सेक्शन 27 संपत्ति का बयान। इसमें ये बोला गया है कि जैसे जब विवाह हुआ दोनों पक्षकारों के बीच तो उसमें विवाह के समय या फिर उसके पहले या फिर कुछ टाइम बाद कोई भी उपहार मिला, कोई भी संपत्ति मिली, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, उसका बयान कैसे होगा। इसमें दिया हुआ है, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर मिला या उसके आसपास चाहे पहले या बाद में उपहार में दी गई हो, संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों को ही डिग्री में ऐसे उबंधित कर सकेगा जिन्हें वह न्यायालय न्याय संगत और उचित समझे। ठीक है, तो पति और पत्नी दोनों को ही मतलब इसके बारे में बता सकेगा डिग्री में कि हाँ मतलब संपत्ति किसको मिलने वाली है या फिर कितना किसको मिलने वाला है। तो न्यायालय ऐसा जो है न्याय संगत और उचित समझेगा, न्यायालय ऐसे डिग्री में वो बता सकेगा। सेक्शन 28 डिग्रियों और आदेशों की अपीलें। जैसे न्यायालय में कोई भी डिग्री आती है या कोई आदेश आता है तो उसकी अपील जो है वो कितने दिन के भीतर की जाएगी, इसमें लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। इस धारा के अधीन हर अपील कब डिग्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। कोई भी अपील जो है डिग्री या आदेश की अपील जो है वो कब की जाएगी, 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। तो सेक्शन 28 तक की कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है चैप्टर 6 जिसमें कि सेक्शन 29 और 30 दिया हुआ है, जिसमें कि व्यावृत्तियां और निरसन की बात की गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस इसको याद कर लीजिए आप सेक्शन कि सेक्शन 29 में व्यावृत्ति दी हुई है और सेक्शन 30 में जो है वो निरसन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हिंदू मैरिज एक्ट ये कंप्लीट हो गया पूरा एक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।